कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया, तो वहीं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी बैठक हुई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में आज सुबह इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागोवा पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है उन कंट्रीज के लिए 14 डेज का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा। यानी खतरा अभी गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में इस वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पर पड़ता हुआ दिख रहा है। वहां फरवरी में इसका आयोजन होना है, लेकिन नया वेरिएंट इतना तेजी से फैल रहा है कि विंटर ओलंपिक्स कराना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहां लगातार आ रहे मरीजों की वजह से मंगोलिया सीमा के पास के शहरों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों को उनका कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इसके लिए अलग से एक वार्ड बनाया गया है। जबकि राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी, साथ ही 16 दिनों तक ऐसे लोगों पर नजर भी रखी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी बैठक हुई। यहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में सुबह इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। सलमान खान की फिल्म अंतिम के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो आए जिसे देखकर खुद सलमान खान भी हैरान रह गए। उन्हें ऐसे सनकी लोगों की खबर लेने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। उनकी फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर में पहुंचे कुछ लोगों ने थिएटर में ही आतिशबाजी कर डाली, जिसका वीडियो जब सामने आया तो देखकर हर कोई हैरान रह गया। दर्शकों से भरे सिनेमा घर में दिवाली मनाई जाने लगी। अंगारे यहाँ से वहाँ नाचते हुए दिखने लगे, लेकिन सनक ऐसी कि इस पागलपन पर लोग सीटी और ताली मारते रहे। ऐसी सनक देखकर तो सलमान का भी सिर घूम गया। इसके अंदर आग वाग लग गई, तो there's no chance of survival, there's no chance of escape। पर्दे पर सलमान का एक्शन चलता रहा और पर्दे के सामने सलमान के सन की दीवानों का। हॉल के अंदर ऐसी आतिशबाजी होने लगी कि कोई अनार छत से टकराता दिखने लगा तो जलता हुआ पतंगा दर्शकों की तरफ आता साफ दिखने लगा। किसी के साथ भी कोई हादसा हो जाता तो हालात संभाले ना संभलते। जो दूसरे लोग भी हैं वहाँ पर, because of you, some other people would lose their lives, so that is not okay। सलमान के कुछ और दीवानों ने उनका अभिषेक कर दिया, अभिषेक भी दूध से। लेकिन अभिषेक करने के लिए उनके हाथ खुद सलमान खान नहीं आए, बल्कि सलमान खान के एक पोस्टर को ही दूध से नहला दिया। साथ में ढोल नगाड़ों का शोर भी ऐसा जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। दूध की इस बर्बादी पर भी सलमान ने अपने चाहने वालों की खबर ली। This is wasting। फिर जाके कोई संस्था के अंदर बच्चों को गरीबों को वहाँ पर जाके दूध पिलाओ। सलमान खान की फिल्म अंतिम पिछले शुक्रवार को पर्दे पर उतरी थी। बिहार विधानसभा के परिसर में आरजेडी और बीजेपी विधायक एक दूसरे पर भड़क गए और मीडिया के सामने ही एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे, लेकिन अंदर जाने से पहले ही वो एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों नेता एक दूसरे से मीडिया के सामने धक्का मुक्की करने लगे। नौबत ये आ गई कि मीडिया वालों को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन दूर जाकर भी उन्होंने एक दूसरे को अनाप शनाप बोलना जारी रखा। बहस के दौरान इन विधायकों ने भाषा की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। तेल मिलावटी करके बेचता है, कमाता है, हमको कौन करेगा। विधानसभा के बाहर ये दोनों विधायक शराबबंदी के मुद्दे पर भिड़े और दोनों की बहस गाली गलौज तक पहुँच गयी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। 22 नवंबर को जिले के एक नामी आंख अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था, जिसमें 60 लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही इन सभी की आंखों में इन्फेक्शन हो गया, जिसके बाद ऑपरेशन कराने वाले कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। मेडिकल जांच में पता चला कि इन्फेक्शन की वजह से 26 मरीजों की आंखों की रोशनी ही चली गई, जबकि अब तक 11 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी हैं। मामला सामने आते ही जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी, जो 2 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आए हुए हैं आंख दिखाने के लिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमने कराया था, जो सक्सेस नहीं हुआ। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है जो ये आंख निकलवा देने में ही फायदा है, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, इसलिए इसको जल्द से जल्द आंख निकलवा देने में ही फायदा है। मैंने उनसे कहा कि आवेदन दे दीजिए और मैं अविलंब इसकी जांच करवाता हूं। ब्लाइंडनेस कंट्रोल के इंचार्ज अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बना दे रहा हूं, जिसमें कि आई स्पेशलिस्ट भी होंगे और वो 3 दिन के अंदर जांच करके प्रतिवेदन देंगे कि किस परिस्थिति में हुआ, ऑपरेशन में क्यों नहीं जो है ऑपरेशन के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं किया गया, और किस परिस्थिति में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जानकारी मिली है, इसको सरकार गंभीरता से देख रही है। एक निजी अस्पताल में इस तरह के आंख के ऑपरेशन में 26 लोगों की आंख की रोशनी गई है, तो यह एक दुखद विषय है और मुझे लगता है कि इस संबंध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि जहां इस प्रकार के कैंप लगे तो उसके पूर्व उसकी क्या तैयारी है, उसमें जो चिकित्सक हैं वो किस स्तर के हैं, इन सारे चीजों को ध्यान रखने की लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खाद की कमी से परेशान किसानों ने इतना हंगामा किया कि पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। ये घटना 25 नवंबर की बताई गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ये सारा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि किसान खाद की बोरियां लूटकर भागने लगे। और जैसे ही पुलिस वालों ने देखा कि किसान अपनी पीठ पर खाद की बोरियां लेकर भाग रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश शुरू हो गई। खाद लूटकर भाग रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटने लगे। जिस समय हंगामा हुआ वहां करीब 100 किसान मौजूद थे, जो सुबह से लाइन में लगे थक चुके थे और जैसे ही मौका मिला वो गोदाम से बोरियां लूटकर भागने लगे। ये शुरुआत किसानों ने की, जिसके बाद बाकी किसानों ने भी वही किया। इसके बारे में जैसे ही स्थानीय विधायक को पता चला तो वो भी वहां पहुंच गए। मध्य प्रदेश में किसान लंबे समय से खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और उज्जैन में किसान इसी वजह से खाद लूटने पर मजबूर हो गए। खाद की कमी की वजह से मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी खूब हंगामा हुआ। वहां खाद के लिए लाइन में लगे किसानों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए और मारपीट तक की नौबत आ गई। ये घटना एक दिन पहले की बताई गई, जिनमें खाद के लिए लाइन में लगे किसान आपस में ही उलझ गए। मारपीट और धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने मामला अपने हाथ में ले लिया और हंगामा करने वाले किसानों को डंडे लेकर दौड़ा दिया। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में खाद की वजह से हो रहे हंगामे के बीच राज्य सरकार ने दावा किया कि खाद की कोई किल्लत नहीं है। सही किसानों को खाद मिल रहा है और जो ब्लैक में बेचते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग बौखला रहे हैं। सरकार का ये भी दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा खाद बटी है। पंजाब के मोहाली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कार की बेतहाशा रफ्तार 4 लोगों की जान की दुश्मन बन गई। हाईवे पर दौड़ती कार ने 2 लोगों को ऐसी टक्कर मारी कि वो हवा में उड़ गए, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इसमें 2 लोग सड़क पार करने के लिए खड़े दिखाई दिए। तभी उनके दाईं तरफ से कार जबरदस्त रफ्तार से आती दिखी। कार चलाने वाले ने ब्रेक दबाया तो कार ने सड़क पर घिसटना शुरू कर दिया। वो दोनों लोग इसे देखकर पीछे हटे, लेकिन कार सीधा आकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर लगते ही वहां धुएं का गुबार उठा। दूसरी तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार का भी इससे संतुलन बिगड़ गया और वो जान बचाने के लिए पैदल ही वहां से भागा। इसके बाद वहां मौजूद लोग दौड़कर एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचे। बताया गया कि हादसे में सड़क पार करने वाले 2 लोगों के अलावा कार में बैठे 2 लोगों की भी जान चली गई।
और मौसम विभाग ने गुजरात समेत देश के 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड, अमरेली और भावनगर समेत कई जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। इस लिस्ट में भरूच, वडोदरा, साबरकांठा और आणंद का नाम भी शामिल है, जहां लोगों को आसमानी आफत का सामना करना पड़ेगा। अरब सागर में तैयार हुए कम दबाव के क्षेत्र और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यह आशंका जताई गई। गुजरात के अलावा जिन राज्यों में बारिश मुसीबत बढ़ाने वाली है, उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाके शामिल हैं। इनके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी बादल बरस सकते हैं। इन सभी इलाकों में 2 और 3 दिसंबर तक अलर्ट है, और जबकि 4 दिसंबर को आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहां चक्रवाती तूफान के आने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसकी वजह से इन राज्यों में 3 तारीख की शाम से ही भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में मछुआरों को 2 दिसंबर तक समंदर से किसी भी हालत में लौटने के लिए कह दिया गया है। यानी दक्षिण भारत के राज्यों में पहले से ही हाहाकार मचा रहे बादल अभी थमने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब मौसम विभाग ने गुजरात समेत देश के 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड, अमरेली और भावनगर समेत कई जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है, और इस लिस्ट में भरूच, वडोदरा, साबरकांठा और आणंद का नाम भी शामिल है, जहां लोगों को आसमानी आफत का सामना करना पड़ेगा। ऐसा अरब सागर में तैयार हुए कम दबाव के क्षेत्र और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होने की आशंका है। गुजरात के अलावा जिन राज्यों में बारिश मुसीबत बढ़ाने वाली है, उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाके शामिल हैं। इनके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी बादल बरस सकते हैं। इन सभी इलाकों में 2 और 3 दिसंबर का अलर्ट है, जबकि 4 दिसंबर को आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और चक्रवाती तूफान के आने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसकी वजह से इन राज्यों में 3 तारीख की शाम से ही भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में मछुआरों को 2 दिसंबर तक समंदर से किसी भी हालत में लौटने के लिए कह दिया गया है। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया। बिहार विधानसभा के अहाते में शराब की खाली बोतल मिलने के बाद बवाल हो गया, और ये मुद्दा सदन में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने उठाया। तेजस्वी खुद भी उस जगह पर गए जहां खाली बोतलें मिली, और उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। अगर बिहार विधानसभा में मिल रहा है तो मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि सदन में जब ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो वो हैरान रह गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के अध्यक्ष से इस मामले में जांच करवाने की इजाजत देने की मांग की। नीतीश कुमार ने कहा कि जांच नतीजे के आधार पर कसूरवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई गड़बड़ कर रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले ने तूल पकड़ा तो जांच के लिए खुद मुख्य सचिव और डीजीपी मौके पर पहुंच गए। अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष की फिल्म अतरंगी रे का पहला गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर ऑनलाइन रिलीज होगी। फूलों वाली डाली भी हो, चुम्मा भी हो, गाली भी हो, बोलो कैसे चाहिए तेरे जैसे को। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 6 यात्राएं निकालेगी, जिनकी शुरुआत अगले हफ्ते से हो सकती है। इंदौर में नगर निगम ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया। इसके तहत अपने कर्मचारियों को दूसरी डोज नहीं लगवाने वाले शोरूम, कारखाने समेत 23 दुकानों को सील कर दिया गया। मास्क नहीं लगाए हुए। मास्क मुझे ये मानता दोनों डोज के बाद मास्क की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के बालोद के एक धान खरीद केंद्र पर भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में आने से करीब 1 दर्जन महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में स्थानीय समिति प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया, जिसका आधार इन तस्वीरों को बनाया गया, जिसमें पीपल छेड़ी के धान खरीद केंद्र के बाहर मेन गेट खुलने से पहले ही सैकड़ों किसानों का हुजूम जमा हो गया, और जैसे ही मेन गेट खुला, अंदर घुसने की आपाधापी शुरू हो गई। फिर तो भगदड़ मच गई और कई महिलाएं इसकी चपेट में आ गई, जिनकी मदद के लिए कुछ लोग भीड़ के सामने ही खड़े हो गए। इस धक्का मुक्की के बावजूद टोकन की लाइन में लगने के लिए हर कोई अंदर की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, और इस चक्कर में कई किसान जमीन पर गिर गए। हालांकि गिरने वाले लोग जैसे ही संभलते, लाइन की तरफ भागने की कोशिश करते। बताया गया कि एक गांव की जगह 4 गांव में टोकन के लिए मुनादी कराने की वजह से भीड़ जमा हो गई, और खरीद केंद्र की खराब व्यवस्था हादसे की वजह बन गई। वहाँ से गेट खोली, सब हम आगे हो जाए, वो हम पीछे, वो हमारा धान आगे बिक जाए, ये समझ के सब यहाँ भगदड़ हो गई। भगदड़ की चपेट में आने वालों के जूते, चप्पल और कपड़े हादसे की जगह पर छूट गए, जिन्हें बाद में उनके अपने ढूंढते दिखे।
लेकिन जिला प्रशासन को हादसे की वजह और उसके जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश थी और ये तलाश भी जल्द पूरी हो गई। जिला प्रशासन को इस बात की हैरानी रही कि धान खरीद की तारीख 1 दिसंबर से एक दिन पहले टोकन के लिए क्यों ऐसे हालात बन गए जिससे हादसा हुआ। और इसकी खोजबीन के लिए प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचने लगा। मौके का मुआयना करने और भगदड़ का वीडियो देखने के बाद प्रशासन ने पाया कि हादसे की बड़ी वजह एक ही केंद्र पर ज्यादा लोगों को बुलाना और खरीद केंद्र का मेन गेट बंद होना था। एक साथ 3-4 गांव के लोग पहुंच गए थे सोसाइटी में, इस वजह से स्थिति उत्पन्न हुई। भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराए गए कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के बाद प्रशासन ने दोबारा ऐसी घटना न हो इसके लिए कई बैठकें की। जिले के आला अधिकारी धान खरीद केंद्र पर काम करने वाले एक कर्मचारी को हिदायत देते भी दिखे। राजस्थान के जोधपुर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर झालामांड इलाके में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग धधक उठी और बताया गया कि सुबह के वक्त हुए इस हादसे में पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियों की मदद ली गई। दावा किया गया कि फैक्ट्री में केमिकल रखे होने से आग तेजी से फैली और उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। इस पर काबू पाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन से फैक्ट्री की दीवार को तोड़ा गया ताकि आग बुझाने के लिए रास्ता बनाया जा सके। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई और दिल्ली में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इससे फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए चेकिंग शुरू कर दी। जो लोगों ने मास्क नहीं पहना है उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की सख्ती की कुछ तस्वीरें कुरार इलाके से भी सामने आई, जहां पुलिस वाले उन लोगों को रोकते दिखे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। एक तरफ जहां सड़कों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों को रोका जाने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशनों पर भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई। अलग अलग स्टेशनों पर कोरोना की जांच के लिए रैपिड टेस्ट और RT-PCR टेस्ट का इंतजाम किया गया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें वहां के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली, जहां यात्रियों को रोक रोक कर उनका कोरोना टेस्ट किया गया। जो भी पैसेंजर ट्रेनों के जरिए बाहर के राज्यों से आ रहे हैं या फिर एयरपोर्ट के जरिए ट्रेन पकड़कर यहाँ पहुँच रहे हैं, वो जो है उनकी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर तो आधी रात को ही छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गई और वहां मौजूद एयरपोर्ट के कुछ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने उनसे जानने की कोशिश की कि ये टेस्ट सही से हो रहे हैं या नहीं। और कुछ इसी तरह दिल्ली में भी प्रशासन अलर्ट पर हो गया। राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिविल डिफेंस की कई टीमें तैनात कर दी गईं, जिन्होंने लोगों को रोक रोक कर उनसे कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। जबकि आनंद विहार इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में लोग कोताही बरतते दिखाई दिए। भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी और इस भीड़ में हर दूसरा व्यक्ति बिना मास्क के आपको नजर आता है। जब उनसे उनके लापरवाह रवैये के बारे में बात की गई, तो उन्होंने इस पर अजीबोगरीब जवाब दिए। नहीं, अभी उतारा, मैं जीने से चढ़। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर वैक्सीन लगाने का इंतजाम भी किया गया। 1400-1500 के आसपास चल रहे थे, लेकिन अब हम और बढ़ा रहे हैं। वैक्सीनेशन की सुविधा देने के साथ स्टेशन पर कोरोना की जांच के लिए रैपिड टेस्टिंग और RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था भी की गई। इस बीच केंद्र सरकार ने भी कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। ये निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए, जिनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच और थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करनी होगी और इनके सैंपल जांच के लिए लैब भेजने होंगे। साथ ही इन यात्रियों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग यानी इनके संपर्क में आए लोगों की पहचान करने के लिए भी कहा गया है और कोरोना की रोकथाम के लिए जारी इन निर्देशों को सख्ती से अमल में लाने के लिए भी केंद्र ने जोर दिया है। आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए, इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या पर अवमानना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सजा पर फैसले के लिए माल्या के प्रत्यर्पण का इंतजार नहीं किया जा सकता और साथ में अगली सुनवाई की तारीख 18 जनवरी 2022 तय कर दी। कोर्ट के रुख को देखते हुए साफ लगा कि 18 जनवरी 2022 तक विजय माल्या को भारत लाया जा सके या नहीं, लेकिन कोर्ट अवमानना के केस में सजा का ऐलान कर देगी। विजय माल्या को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दोषी करार दिया था, लेकिन सजा का ऐलान अब तक नहीं हुआ। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ये कहा कि हम पर्याप्त इंतजार कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। हालांकि केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और माल्या यूके से प्रत्यर्पण के खिलाफ सभी कानूनी विकल्पों का इंतजार
कर चुके हैं। और अमेरिका के मिशिगन में एक छात्र ने स्कूल में अपने ही साथियों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक टीचर समेत 8 लोग घायल हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर छात्र को भी पकड़ लिया गया और इसी के साथ पूरे स्कूल को भी घेर लिया गया। सामने आई तस्वीरों में वहां पुलिस की कई गाड़ियां मौजूद नजर आई। बचाव दल की टीमें भी वहां पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया गया। बचाव अभियान में हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली गई। तस्वीरों में वहां हेलीकॉप्टर मंडराते हुए नजर आए। हमलावर को पकड़े जाने के बाद स्कूल में फंसे दूसरे छात्रों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से वहां कम बच्चे ही मौजूद थे, जिन्होंने गोलीबारी होते ही खुद को कक्षाओं में बंद कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हमले को दुखद बताया और मारे गए लोगों के परिवारों के लिए संवेदनाएं जाहिर की। दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का हुजूम यूथ कांग्रेस के दफ्तर से बाहर निकला और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के नेतृत्व में संसद भवन की तरफ बढ़ने लगा। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। विरोध जताने के लिए महिलाओं का एक जत्था बैलगाड़ी पर सवार हो गया, जो रास्ते भर थाली चम्मच बजाते रहे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपने माथे पर एक पट्टी भी बांध ली, जिस पर यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी का दिया नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लिखा था। महंगाई की तरफ ध्यान खींचने के लिए कई महिलाओं के गले में सब्जियों की माला दिखी। प्रदर्शनकारियों के साथ साथ एक ठेला भी चलता रहा, जिस पर रसोई गैस सिलेंडर, तेल, पेट्रोल, डीजल और सब्जियों की कीमत का जिक्र था। संसद की तरफ बढ़ रही महिला कांग्रेस के सदस्यों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही विरोध पर उतारू महिलाएं वहां पहुंची, कुछ ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की और ऐसा करते हुए वो सुरक्षा बल की जवानों से उलझ पड़ी। कई महिला प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ने में कामयाब रहीं। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नरेंद्र मोदी और उनका सरकार पूरा महिला विरोधी सरकार है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि बढ़ती महंगाई की वजह से महिलाओं का घर चलाना दूभर हो गया है और कांग्रेस पार्टी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को इसी तरह उठाती रहेगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में हत्या के आरोपियों ने रेलवे की जिस जमीन पर कब्जा किया, उस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कब्जे की जमीन पर बनाए मकान को मिट्टी में मिला दिया गया, जिसके लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई। मशीन ने कुछ ही मिनटों में अतिक्रमण कर बनाए गए मकान की लगभग सभी दीवारों को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी वहां तैनात नजर आई। कुछ पुलिस वाले भीड़ को वहां से हटाने में भी लगे दिखाई दिए। आप लोग यहाँ से हट जाए, नहीं किसी को चोट लग जाएगी। बताया गया कि जिस शख्स ने रेलवे की जमीन पर कब्जा किया, उस पर हत्या का भी आरोप है। इसी वजह से जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो वहां लोगों का हुजूम जुट गया। ब्रिटेन की एक निजी कंपनी ने स्विट्जरलैंड के गस्टाड में एक हाइब्रिड रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। दावा किया गया कि ये इंजन दूसरे रॉकेट इंजन की तुलना में न के बराबर प्रदूषण फैलाएगा, जिसका बर्फ से ढके एक स्की रिजॉर्ट में परीक्षण किया गया। परीक्षण के लिए एक ट्रक पर रखे इंजन को कई बार फायर किया गया। इंजन चालू करते ही उससे आग की तेज लपटें निकलने लगी। इस दौरान कई बार इंजन को चलाया गया और उसकी ताकत परखी गई। इंजन को बनाने वाले वैज्ञानिकों ने इस परीक्षण के कामयाब होने का दावा किया। बताया गया कि इस रॉकेट में ईंधन के तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड और प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल करने से मिलने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये इंजन दूसरे इंजनों की तरह जहरीला धुआं छोड़ने के बजाय न के बराबर प्रदूषण ही फैलाएगा। यही नहीं, आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज चलने वाले इस इंजन को रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगाया जा सकेगा, जो पहले चरण के बाद रॉकेट को अंतरिक्ष में आगे ले जाएगा। सितंबर में खत्म हुई तिमाही में देश की जीडीपी से जुड़े आंकड़े सरकार ने जारी कर दिए। इन आंकड़ों से संकेत मिले कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना संकट के बाद तेजी से उभर रही है। कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार 8.4% रही, जबकि पिछले साल के इन्हीं महीनों में जो 3 महीने थे, उनमें देश की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई थी और जीडीपी विकास दर -7.4% रही थी। कारोबारी साल की पहली तिमाही में भी जीडीपी में बड़ा उछाल दर्ज किया गया था और जीडीपी विकास दर 20% के पार रही थी। ये लगातार चौथी तिमाही है जब जीडीपी विकास दर में बढ़त दर्ज की गई, यानी जीडीपी में लगातार इजाफा हो रहा है। जबकि उससे पहले कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा था। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम ने दावा किया था कि मौजूदा कारोबारी साल में देश की जीडीपी बढ़ने की
दर डबल डिजिट में रहेगी, यानी 10% को छू जाएगी। दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया में सत्ताधारी पार्टी का पिछले हफ्ते शुरू हुआ मार्च अलग अलग इलाकों से होते हुए राजधानी ला पास पहुंच गया। बोलीविया में अजीब राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। वहां सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाकर सत्ता में बैठे राष्ट्रपति ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और वो भी ऐसा कि बोलीविया के राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दोनों ही एक हफ्ते पहले सड़क पर उतर आए। मुंह पर नारे और हाथों में बैनर लिए सत्ताधारी पार्टी के नेता इस तरह विरोध प्रदर्शन करते नजर आए जैसा कि आमतौर पर विपक्ष सरकार के खिलाफ करता है। खूब शोरगुल हुआ और पटाखे भी फोड़े गए। अपने मार्च में सरकार को खदान मजदूरों का खूब साथ मिला। यहाँ तक कि सरकार के समर्थक विपक्ष के नेताओं को सलाखों के पीछे डालने की मांग तक करते नजर आए। 188 किलोमीटर का रास्ता तय करके जब मार्च राजधानी ला पास पहुंचा तो बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से और पूर्व राष्ट्रपति एवो मोरेलिस के कदम थिरकते दिखे। उनके समर्थक भी खुशी से झूम उठे। 2019 में विरोध प्रदर्शन की वजह से एवो मोरेलिस को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले साल उनकी ही लेफ्ट पार्टी के लुइस आर्से भारी बहुमत से राष्ट्रपति बने, लेकिन पार्टी का आरोप है कि राइट विंग वाला विपक्ष राष्ट्रपति का तख्ता पलट करने की फिराक में है। ऐसे में सरकार ने लोकतंत्र को खतरे में बताकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा निकाला और ये दिखाने की कोशिश की कि जनता उनके साथ है। और अफ्रीकी देश सूडान में सेना के शासन के खिलाफ हुआ प्रदर्शन हिंसक झड़प में अब बदल गया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहां पिछली ही महीने सेना ने प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर तख्तापलट कर दिया था, जिसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। और इसी कड़ी में सैकड़ों की तादाद में लोग एक बार फिर राजधानी खर्तूम की सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। लोगों को रोकने के लिए तैनात सुरक्षा बल ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इस कार्रवाई के बाद वहां भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इतने गोले दागे गए कि सड़क जंग का मैदान लगने लगी। हालांकि लोग भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी सुरक्षा बलों का मुकाबला शुरू कर दिया। बाद में ताकत के जोर पर इस प्रदर्शन को कुचल दिया गया। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, कईयों को हिरासत में भी ले लिया गया। खबर है कि तख्तापलट के बाद से ही जारी इन प्रदर्शनों में अब तक करीब 50 लोग मारे जा चुके हैं। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों में कोड वर्ड दिए जाएंगे, जिनके आधार पर उन मेहमानों को होटल में एंट्री मिलेगी। यही नहीं, कटरीना और विकी कौशल की शादी में उनके खास मेहमानों के लिए टाइगर सफारी की व्यवस्था भी की गई है, जो चौथ का बरवाड़ा से प्राइवेट कार में रणथंबोर पहुंच सकेंगे और उन्हें नेशनल पार्क के लिए जोगी महल गेट से एंट्री मिलेगी। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के कार्यक्रम अगले महीने 7 से 9 दिसंबर तक राजस्थान के सवाई माधोपुर के 6 सेंसेस होटल में होंगे, जिसमें डायरेक्टर शशांक खेतान, फरहान खान, जोया अख्तर, अर्पिता शर्मा और अलवीरा जैसी हस्तियां शामिल होंगी। दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक होंगी, जिनमें 7 और 8 दिसंबर को सगाई, मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम तय है, जबकि 9 दिसंबर को कटरीना कैफ विकी कौशल के साथ 7 फेरे लेंगी। अफ्रीकी देश नाइजर में फ्रांस की सेना के काफिले पर लोगों ने हमला कर दिया। आतंकवाद को खत्म करने के लिए फ्रांस की सेना अफ्रीका में सालों से ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में वहां अपने जवानों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए उसका काफिला नाइजर से पड़ोसी देश माली जा रहा था। लेकिन अपने यहाँ फ्रांस की फौज की तैनाती से आग बबूला लगभग 1000 प्रदर्शनकारियों ने नाइजर में उसके काफिले का रास्ता रोक दिया। देखते ही देखते उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने काफिले के ट्रकों पर धावा ही बोल दिया। पहले तो फ्रांस की फौज के ट्रकों पर दनादन डंडे बरसे और फिर हुई पत्थरों की बारिश। गाड़ियों पर हमले के निशान भी साफ साफ नजर आए। इसके बाद तो फ्रांस की सेना ने भी बाजुएं चढ़ा ली और आसमान में हवाई जहाज मंडराने लगे। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए फ्रांस के जवानों ने फायरिंग तक शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए। तड़के शुरू हुआ बवाल दिन चढ़ने तक जारी रहा। हालांकि फ्रांस की सेना आगे बढ़ने में कामयाब हो ही गई। फ्रांस की फौज का काफिला अपने जवानों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए पिछले हफ्ते आइवरी कोस्ट से अफ्रीका में घुसा था। वहां से वो पड़ोसी देश बुर्किना फासो पहुंचा और फिर नाइजर होते हुए वो माली में अपने बेस पर जा रहा था। लेकिन अफ्रीका में आतंकवाद से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर नाइजर में लोग फ्रांस की सेना पर टूट पड़े। स्वास्थ्य मंत्री आज लोकसभा में कोरोना पर जवाब देंगे।
कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती दहशत के बीच आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लोकसभा में नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी पर जवाब देंगे। करतारपुर गुरुद्वारा साहिब में एक पाकिस्तानी मॉडल का बिना सिर ढके मॉडलिंग करने के मामले में भारत सरकार ने विरोध जताते हुए पाकिस्तानी उच्चायुक्त को समन भेजा है। साथ ही पाकिस्तान से पूरे मामले की तेजी से जांच और मॉडल पर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके तहत विदेश से लौटने वाले यात्रियों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमारी करके 40 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये सभी बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाकर भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। रेल प्रशासन ने कोहरे की वजह से देश भर में 300 से अधिक ट्रेनों को 1 दिसंबर यानी कि आज से 3 महीने के लिए निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं। यूपी के मेरठ में एक शादी समारोह में आतिशबाजी करने से रोकने पर बारात में आए कुछ लोगों ने फार्म हाउस के सुरक्षा कर्मी की पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर फायरिंग भी हुई, जिसमें एक आदमी घायल हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं से